चलिए स्टार्ट करें भाई। हाजिर हैं आप लोग। सेक्शन 6 तक हम लोग इंडियन ट्रस्ट एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 4 में आपने लॉफुल पर्पज पढ़ा था। न्यास किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। और ये कब कहा जाएगा कि उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है? तो 5 बातें वहां पर लिखी हुई थी। यदि उन 5 बातों में से कोई भी बात है तब कहा जाता है कि ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट विधिपूर्ण नहीं है। और ऐसा प्रत्येक ट्रस्ट जिसका उद्देश्य विधि के विरुद्ध हो वो शून्य होता है। यदि ट्रस्ट 2 पर्पज के लिए बनाया गया और उनमें से एक पर्पज विधि के विरुद्ध है और उस पर्पज को दूसरे पर्पज से अलग नहीं किया जा सकता तो वहां पूरा नाश शून्य हो जाता है। संपूर्ण ट्रस्ट, द होल ट्रस्ट इज वाइड। आपने रिक्विजिट्स भी देखी कि यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति को ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो वहां ऑथर या ट्रस्टी के द्वारा साइंड, रिटन, रजिस्टर्ड, इंटेस्टेट, नॉन टेस्टामेंट्री डीड के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर वसीयत के माध्यम से ट्रस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का है तब आप रजिस्टर्ड डीड या विल या फिर ओनरशिप ट्रांसफर करके भी ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 7 पे आते हैं। हु मे क्रिएट ट्रस्ट, ये आप लिखिए इस पर, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। न्यासकर्ता कौन हो सकेगा या कौन न्यास का सर्जन कर सकेगा? तो जाहिर सी बात है न्यास का सर्जन कोई व्यक्ति कर पाएगा। पर्सन, एक व्यक्ति ही न्यास का सर्जन कर सकता है। PRSON। और वो व्यक्ति या तो मेजर हो सकता है या फिर माइनर हो सकता है। यदि वो मेजर है, हम और आपके जैसा है, 18 साल से अधिक का हो गया, तो उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 7 हम पढ़ रहे हैं। न्यास का सर्जन कौन कर सकता है? तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे क्रिएट ए ट्रस्ट। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे क्रिएट ए ट्रस्ट। प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, और संविदा करने में सक्षम वो व्यक्ति होगा संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो मेजर हो, साउंड माइंड हो, और एंड वाला और प्लस प्लस है सारी चीजें, और नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी लॉ। किसी कानून के द्वारा संविदा करने से वंचित न किया गया ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, स्वस्थ चित्त का है और तत्समय लागू किसी विधि द्वारा संविदा करने से वंचित न किया गया हो, वो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। और जो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है वो ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है। इसी तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, हु मे क्रिएट ट्रस्ट, ए पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे क्रिएट ए ट्रस्ट। या फिर ये अंदर की बातें भी पूछी जा सकती है सेक्शन 11 की, कि साहब
ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड का होना जरूरी है, और तत्समय लागू किसी विधि द्वारा any law applicable for the time being in force, he should not be disqualified to competent. तत्समय लागू किसी विधि द्वारा वह संविदा करने से वंचित न किया गया हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है. Such every person may create a trust. अब बिहार जे का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ लॉ का पेपर भी आता है, और लॉ में वहाँ बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ की लोकल भी देख के जाइएगा, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और हिस्ट्री में खास तौर से एंशियंट पढ़िएगा, मॉडर्न पढ़िएगा, और बिहार का योगदान पढ़िएगा. और उसके अलावा साइंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा भाई, ये यहाँ से सवाल बहुत पूछता है वो जनरल नॉलेज में, जीएस में. लो तो आप पढ़ ही रहे हैं, जीएस में हिस्ट्री, हिस्ट्री में वहाँ का लोकल भी, जीएस में एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और बिहार का योगदान क्या रहा है हिस्ट्री में. बिहार में जो मंदिर है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वहाँ से सवाल पूछ लेता है वो काफ़ी सारे. तो ये ध्यान रख के आप प्रिपरेशन कीजिएगा. यदि आपको मैं ये लोकल एक्ट पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे लोकल तो नहीं, स्पेशल एक्ट पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आपसे वायदा किया मैं 7 एक्ट आपको पढ़ाऊंगा. यदि आप ये पढ़ रहे हैं और बड़े एक्ट पे आपके कमांड है, तो आपका 100% बिहार में प्रीलिम्स होना चाहिए. ये बात समझ लीजिए, इन्हें रिवाइज करना आपका काम है. बात कर रहा हूँ सेक्शन 7 की, who may create a trust, for who may a author of the trust. So every person who is competent to contract may create a trust, meaning thereby he must be a major, he must be sound mind, and he should not be disqualified by any law. किसी कानून द्वारा वो संविदा करने से वंचित न किया गया. अगर ऐसा व्यक्ति है, वो ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है. इन द केस ऑफ माइनर, सवाल ये भी उठता है क्या एक माइनर ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है, तो इसका आंसर भी है यस. माइनर may also create a trust. But with the previous permission of a principal civil court of original jurisdiction. सिविल न्यायालय की, उस सिविल न्यायालय की जिसको मूल अधिकारिता वाले प्रमुख सिविल न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद एक माइनर भी ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है. सेक्शन पे आइए जरा, सेक्शन में बट लिखा हुआ है, बट सब्जेक्ट इन ईच केस, उपरोक्त दोनों बातों के बारे में, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, उपरोक्त दोनों बातों के बारे में क्या लिखता है, बट सब्जेक्ट इन ईच केस टू द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज टू द सर्कमस्टांसेस एंड एक्सटेंट इन एंड टू विच द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट में डिस्पोज ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी. दोनों स्थिति में उस समय उन पर जो विधि लागू होती होगी, उस विधि के अधीन रहते ही, या उस विधि में जहां और जिस विस्तार तक
न्यासकर्ता न्यास संपत्ति का वहन कर सकता है, उस विस्तार तक ही ट्रस्ट का निर्माण वह कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम नट एंड शेल में बात करें तो दो व्यक्ति आए हमारे पास, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और प्लस सब्जेक्ट टू द लॉ, जो विधि उन पर लागू है उस विधि के अधीन रहते हुए कर सकता है। दूसरा माइनर विद परमिशन ऑफ कोर्ट, प्लस सब्जेक्ट टू द कोर्ट। दो कंडीशन है कि साहब एवरी पर्सन जो which is who is competent to contract may create a trust but he must be subject to the law for the time being। समय जो विधि उन पर लागू हो उस विधि के अधीन रहते हुए ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है। इसी तरीके से एक माइनर भी उस विधि के अधीन रहते हुए जो विधि उस पर लागू है न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए न्यास का सर्जन कर सकता है। ये बात सेक्शन 6(7) में लिखी है, बहुत इजी सी बात थी। सेक्शन 8 बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट, न्यास की विषय वस्तु। अभी आप सेक्शन 5 में पढ़ के आए हैं कि यदि अचल संपत्ति है तो न्यास कैसे होगा, सब रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्टर्ड डीड से भी हो सकता है, विल से भी हो सकता है, या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर करके भी हो सकता है। 3 तरीके हैं। इसका मतलब ट्रस्ट की विषय वस्तु प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी चल हो सकती है, अचल हो सकती है। ट्रस्ट की विषय वस्तु संपत्ति है, और संपत्ति चल भी हो सकती है, मूवेबल, और अचल भी हो सकती है। स्थावर जिसे आप लिखते हैं, इमूवेबल, कोई भी हो सकती है। बट नेचर कैसी होनी चाहिए, तो लिखता है साहब न्यास की विषय वस्तु हिताधिकारी को अंतरणीय संपत्ति होनी चाहिए। इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, अंतरणीय होनी चाहिए। अर्थात वो संपत्ति जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जिसका अंतरण एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पर नहीं हो सकता, दैट इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट। या हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहें तो साहब हम लिख सकते हैं सेक्शन 8 पर रीड विद सेक्शन 6 ऑफ टीपीए। लिख लीजिए अपने बेरक पे, सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 याद कीजिए। वो ये बताता है कौन सी प्रॉपर्टी अंतरणीय है और कौन सी प्रॉपर्टी अंतरणीय नहीं है। प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल एंड विच इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो वहां लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति अंतरणीय है, छोड़कर 10 प्रकार की संपत्तियों को। और वहां 10 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी वाज मेंशन्ड व्हिच इज नॉट ट्रांसफरेबल। वहां 10 प्रकार की संपत्ति दी गई है जो अंतरणीय नहीं है। कितने प्रकार की प्रॉपर्टी वहां दी गई है जो ट्रांसफरेबल नहीं है? 10 प्रकार की संपत्ति। ये उत्तराखंड में पूछ लिया था। सेक्शन 6 में कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है? 10 टाइम्स। नंबर काउंट करा लिए। वहां पढ़ते हैं केवल वाद दायर करने का अधिकार, नियर राइट टू सू। अगर वाद के साथ विषय वस्तु भी ट्रांसफर की गई है, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन केवल वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफरेबल नहीं है। भावी भरण पोषण का अधिकार, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इज नॉट ट्रांसफरेबल। स्पेस सक्सेनिस, भविष्य में आप उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे, कुल्य की मृत्यु पर प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे, ऐसे ऐसी आकांक्षाएं ट्रांसफरेबल नहीं है। व्यक्तिगत सेवा करने का अधिकार ट्रांसफरेबल नहीं है। तो वहां 10 प्रकार की प्रॉपर्टी दी गई है, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है ट्रस्ट में जोड़कर कि साहब क्या इन प्रॉपर्टी को ट्रस्ट हो सकता है। तो आपको टीपीए जब पढ़ते हैं वो 10 प्रॉपर्टी जो आपने याद कर रखी है, याद रखिएगा वो 10 प्रॉपर्टी जो अंतरणीय नहीं है, उन प्रॉपर्टियों का ट्रस्ट नहीं हो सकता। नो ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड। इज दैट क्लियर? तो ट्रस्ट की विषय वस्तु प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? जो ट्रांसफरेबल हो। किसको ट्रांसफर हो सकता हो? बेनिफिशियरीज को। जो हिताधिकारी को अंतरणीय हो सकती है वह ट्रस्ट की विषय वस्तु हो सकती है। आगे लिखता है यह केवल किसी अस्तित्वशील न्यास के अधीन फायदाप्रद हित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए जरा। ए ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया, बी को ट्रस्टी बना दिया। सी डी ई एफ जी, ये 5 लोग बेनिफिशियरी बना दिए। ए हो गया ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, न्यास करता। ए क्रिएट ए ट्रस्ट फॉर द सी डी ई एफ जी, और ये एक प्रॉपर्टी है, इसका ट्रस्ट बनाया। मान लिया ये 10 बीघा लैंड है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हो गई। इस 10 बीघा लैंड से जो इनकम होती है उस इनकम से इनका मेंटेनेंस किया जाना है, सी डी ई एफ जी का। तो इसका मतलब इस 10 बीघा लैंड में इनका एक फायदाप्रद हित है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। इज दैट क्लियर? फायदाप्रद हित है इनका। सेक्शन 8 कहता है कि साहब ट्रस्ट की विषय वस्तु ऐसी संपत्ति हो जिस संपत्ति का बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर हो सकता हो, परंतु वह केवल किसी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। यानी कि इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट का ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता, इसका आप ट्रस्ट नहीं बना सकते। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये एक बाधा लगा दी गई है सेक्शन 8 के सेकंड पैराग्राफ से, ये आप ध्यान रखें। इज दैट क्लियर? लिखिए इसे, जिसने नहीं लिखा 2 मिनट है आपके पास में, आगे चलते हैं। जी, बेयरक में लिखा हुआ, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। केस लो भी बहुत ज्यादा नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आपको जरूरत भी नहीं है।
नोट करके लिख लो एक चीज, चाहे बेयर एक्ट पे लिख लो, अपने नोट पेपर पे लिख लो, सेक्शन 8 के नीचे। लिख लो नोट करके, सेक्शन 8 पे लिख लो, ए ट्रस्ट अपॉन ए ट्रस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक न्यास के ऊपर न्यास सर्जित नहीं किया जा सकता। ए ट्रस्ट अपॉन ए ट्रस्ट कांट बी क्रिएटेड। न्यास के ऊपर न्यास का सर्जन नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखा है, ट्रस्ट अपॉन ट्रस्ट कांट बी क्रिएटेड। दीपक एक बार देखना जरा क्या हो गया इसमें। दीपक भाई 1 मिनट होल्ड करो भाई, कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे से ही छिड़ गया कुछ ऑप्शन, मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ और खुल गया यार ये। सेव नहीं हुआ था मुझसे, नहीं पेज सेव नहीं हुआ था। देखो सेव इन फोल्डर बोल रहा है, क्या कह रहा है, तो मैंने वहां से सेकंड पेज निकाला तो ये वो चला गया। अब आ गया जी। ओके ओके ओके, चलिए आवाज आ रही है आप लोगों को। चलिए मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट अपॉन ए ट्रस्ट can't be created in India। भारत में एक ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट का निर्माण नहीं किया जाता, जबकि ए ट्रस्ट लिख लीजिए इसे भी, अपॉन ए ट्रस्ट में बी क्रिएटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के बेनिफिशियल इंटरेस्ट का भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है, ट्रस्ट के ऊपर भी ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है इंग्लैंड में। ये पॉइंट एक नोट करने का, कर लीजिए। सेक्शन 9 पे आइए, हु मे बी बेनिफिशियरीज। हिताधिकारी कौन हो सकता है। कोई भी हो सकता है, मेजर हो माइनर हो, बस ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। संपत्ति धारण करने में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति धारण कर सकता हो, मतलब अनबोर्न पर्सन के फेवर में ट्रस्ट का निर्माण नहीं किया जा सकता, अजन्मे के पक्ष में, क्योंकि अजन्मा संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम नहीं है। अजन्मे को ट्रांसफर यदि करते हैं, आप टीपीए पढ़ते हैं तो पहले ट्रस्ट बना के ट्रांसफर करते हैं या किसी जीवित व्यक्ति को इंटरेस्ट देते हैं। तो बेनिफिशियरीज प्रत्येक ऐसा व्यक्ति होगा जो संपत्ति धारण करने में समर्थ हो, जैसे अनबोर्न हो गया, अजन्मा, इंसोल्वेंट हो गया, दिवालिया, दिस इज नॉट कैपेबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी। ये व्यक्ति संपत्ति धारण करने में सक्षम नहीं है, सो देयरफॉर दे कांट बी बेनिफिशियरीज। साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का है कोई,
पागल का व्यक्ति संपत्ति धारण करने में सक्षम नहीं होता। तो बेनिफिशियरीज के लिए, हिताधिकारी के लिए जरूरी है you should be capable to holding the property. Every person who should be capable to holding property may be a beneficiaries, but if the person is not capable to holding the property, they can't be a beneficiaries. For example, an unborn person, insolvent person, दिवालिया जिसे आप कहते हैं, या विकृत चित्त व्यक्ति। केवल इतना याद रखना। इसमें एक और पैराग्राफ है, डिस्क्लेमर बाय बेनिफिशियरीज। क्या अपना दावा छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है, किसी और को सब्स्टिट्यूट करके या न्यास की सूचना देते हुए दूसरा दावा खड़ा करके। ये सूट वाली बात है, सूट वाली बात ऐसे है, समझ लो इसे, याद मत रखना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझ लो लेकिन फिर भी, है ना। सपोज दैट ए क्रिएट ए ट्रस्ट फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये एक संपत्ति है, कुछ भी हो सकती है, चल हो अचल हो, बस इसे ट्रांसफरेबल होना जरूरी है। और बी को इसने ट्रस्टी बनाया, और बेनिफिशियरीज हैं सी डी ई एफ जी एच, जितने भी आप चाहें, ये सब हिताधिकारी है। बेनिफिशियरीज कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने में सक्षम हो। फिर सवाल उठा, क्या सी अपना दावा छोड़ सकता है? क्या सी बेनिफिशियरी होने से मना कर सकता है? हाँ, दो तरीके हैं। एक बात, ये ट्रस्टी को, न्यासी को संबोधित करके, न्यासी को बताकर, मैं अब बेनिफिशियरी नहीं रहना चाहता, भाई मैं बन गया हूं जज, मुझे अब इस ट्रस्ट से होने वाली इनकम की जरूरत नहीं है, मेरी लगी नौकरी साहब, मैं तो जा रहा हूं, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं। एक बात, इज दैट क्लियर? और दूसरा, वो कह दे, सी कहे मैं न्यासी, मैं हिताधिकारी नहीं, मैं मालिक हूं इस प्रॉपर्टी का, यानी कि उसके विपरीत दावा खड़ा करके, न्यास से असंगत दावा खड़ा करके, बाय सेटिंग अप क्लेम इनकंसिस्टेंट द ट्रस्ट। इसके विपरीत दावा खड़ा कर दिया ट्रस्ट का, उसे इस बात की सूचना है कि दिस इज ए ट्रस्ट, बेनिफिशियरी को इस बात की नोटिस है कि ये ट्रस्ट है, और उसके बावजूद वो ट्रस्ट के विपरीत दावा खड़ा करता है। तो दो तरीके हैं, वो कैसे अपना दावा छोड़ सकता है? तो न्यासी को बताकर, मुझे अब हिताधिकारी नहीं रहना भाई, मैं अपना भरण पोषण करने में, अपना काम चलाने में सक्षम हो गया हूँ। भाई आपके फादर आपको पैसे देते हैं पढ़ने के, जब तक आप, सभी के देते हैं, मेरे फादर भी देते थे, बट जब मैं कमाने लगूंगा और उसके बाद भी यदि पिता देते हैं, पिता है वो तो जिंदगी भर देते रहेंगे, बट हमारी ड्यूटी बनती है हम उनसे कहें पापा नहीं, अब हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम उल्टा आपको देंगे। तो इसी तरीके से बेनिफिशियरी जितना कैपेबल हो गया है, उसने ट्रस्टी को कह दिया कि नहीं, अब मुझे बेनिफिशियरी नहीं रहना, एक तरीका। और दूसरा इतना मक्कार हो गया कि उसे पता है ट्रस्ट है, उसके बावजूद वो उसके अगेंस्ट दावा सेटअप कर रहा है कि मैं ट्रस्टी नहीं, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। दो तरीके हैं किस तरीके से वो अपना दावा छोड़ सकता है। डिस्क्लेमर बाय बेनिफिशियरी, किस तरीके से डिस्क्लेम कर सकता है, याद रखना हो रख लीजिए, नहीं रखना हो मत रखिए। एक और एग्जांपल सुनिए। ए इज द ओनर, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक है, और बी इज द टीनेंट, किराएदार। इसने 4 महीने से इस मकान का किराया नहीं दिया, मकान मालिक ने इसे बेदखल करने के लिए एक दावा दायर किया, ए फाइल ए सूट अगेंस्ट बी। इस चीज का इविक्शन सूट, बेदखली का दावा।
और बताया इसने कोर्ट को कि साहब ये मेरा किराएदार है, इस पर 4 महीने का किराया बकाया हो गया, मैंने मांगा, इसने नहीं दिया, मैंने नोटिस देकर इसकी किराएदारी समाप्त कर दी, अभी मेरा किराएदार नहीं रहा, और नोटिस मिलने के भी 1 महीने के भीतर इसने मुझे किराया जमा नहीं किया, इसलिए मुझे किराया भी दिलवाओ बकाया और इसे निकाल के बाहर फेंको। एक ऐसा सूट फाइल किया। बी ने उस सूट में अपना WS दाखिल किया और बी कहता है कि साहब 5 महीने पहले ये मकान इस व्यक्ति ने मुझे बेच दिया, अब मैं इसका किराएदार ही नहीं रहा हूं, या मुझे गिफ्ट कर दिया, अब मैं इसका किराएदार नहीं रहा हूं, तो मैं क्यों किराया दूं? तो इसने ए संबंध बता रहा है टीनेंट और लैंडलॉर्ड का, लेकिन बी जस्ट अपोजिट अपना क्लेम खड़ा कर रहा है, वो टीनेंट लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप को मान ही नहीं रहा और अपने आप को क्या बता रहा है, नहीं मैं तो इस मकान का ओनर हो गया हूं क्योंकि इसने मुझे सेल कर दिया है, गिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से एडवर्स क्लेम किया जा सकता है। जब तक ये टीनेंट और लैंडलॉर्ड का मामला था तब तक ये स्मॉल कोज कोर्ट में चलता, लेकिन जैसे इसमें टाइटल का प्रश्न इन्वॉल्व हो गया, अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या बी इस भवन का स्वामी है, तो इसमें टाइटल का जैसे ही प्रश्न इन्वॉल्व हुआ, अब ये प्योर सिविल सूट हो गया और अब ये सिविल कोर्ट में जाएगा, बड़ा मुद्दा हो गया, एविडेंस आएगा प्रॉपर, साक्ष्यों की गवाही होगी, लंबा जजमेंट लिखा जाएगा, तब समरी प्रोसीडिंग्स थी, वो दूसरी बात है, वो तुम समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से एक व्यक्ति एडवर्स क्लेम कर सकता है, जस्ट अपोजिट। तो सिमिलरली सेक्शन 9 deals with the beneficiaries. Every person who is capable to holding the property is a beneficiary, but if he is not capable to hold the property then he cannot be a beneficiary. वो अपना दावा त्याग सकता है ट्रस्टी को सूचना देकर, या फिर वो बिल्कुल ट्रस्ट की उसे सूचना है और उसके बिल्कुल विपरीत अपना दावा खड़ा कर ले, कहे मैं तो मालिक हूँ, ये ट्रस्ट नहीं है, कुछ और है। सेक्शन 9 हमें बताता है, सेक्शन 10 पे आते हैं। जो बात करता है हु मे बी ट्रस्टी, ट्रस्टी के बारे में, न्यासी के बारे में। न्यासी कौन हो? क्या लिखा है? एवरी पर्सन हु इज कैपेबल टू होल्ड दी प्रॉपर्टी मे बी ए ट्रस्टी। न्यासी भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संपत्ति धारण करने में समर्थ हो, संपत्ति धारण करने में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति न्यासी हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात, जहां न्यास में विवेक का प्रयोग करना हो, डिस्क्रिशन यूज करना हो। देखो समझो इस बात, आपने पढ़ा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए, 96 सेक्शंस हैं और 9 चैप्टर है, और उन चैप्टरों में आप पढ़ रहे हैं न्यासी की ड्यूटी, न्यासी की लाइबिलिटी, न्यासी के राइट, न्यासी की पावर्स और न्यासी की डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी। यानी कि पूरा एक्ट न्यासी की ड्यूटी भी बता रहा है, न्यासी के पावर्स भी बता रहा है। तो न्यासी को जो भी कार्य करना है उस एक्ट के अनुसार करना है, न्यासी को जिस भी शक्ति का प्रयोग करना है उस एक्ट में दी गई है। लेकिन लेकिन जहां कहीं ट्रस्ट में न्यासी को एक्ट के अलावा अपने विवेक का प्रयोग करना हो, तब वो कैसा होना चाहिए? संविदा करने के लिए सक्षम भी होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी उसका होना जरूरी है। इज दैट क्लियर?
अगर न्यासी को विवेक का प्रयोग नहीं करना, अपने दिमाग से जजमेंट नहीं लेना, कानून के अनुसार चलना है, तब तो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने में सक्षम है। Where no discretion is to be used, but if any discretion is to be used, then he must be competent to a contract. तब उसे संविदा के लिए सक्षम होना भी जरूरी है। ये आप याद रखेंगे। जब आप उसे ट्रस्टी बना रहे हैं तो वो बाउंड नहीं है ट्रस्टी बनने के लिए, मना कर सकता है। आपने, आप लोगों में से कोई भी लोग के पास लैंड है या कुछ प्रॉपर्टी है, आप उसका ट्रस्ट बनाना चाहते हैं और आप मुझे ट्रस्टी बना रहे हो, मैं बाउंड थोड़ी हूँ, बाध्य थोड़ी हूँ, मैं कह दूंगा मैं नहीं बनता ट्रस्टी वस्टी भैया, मैं इस राड में नहीं पड़ता, किसी और को बनाओ। और यदि मैं बनना चाहता हूं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और एक्सेप्ट मैं कैसे कर सकता हूं? या तो बाई वर्ड्स या फिर बाई एक्ट। शब्द मेरे या मेरा कार्य ऐसा होना चाहिए जो एफर्म करता हो, सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी पैदा करता हो, निश्चितता कि हाँ मैं ट्रस्टी बन गया हूं। ये बात सेक्शन 10 में दी गई। इज दैट क्लियर? ये बात आपकी समझ में आई साहब? ट्रस्टी कौन होगा? क्या उसे बाउंड किया जा सकता है? नहीं, वो बिल्कुल बाउंड नहीं हो सकता, उसकी मर्जी है वो ट्रस्टी बनना स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि वो स्वीकार करता है तो कैसे करेगा? ऐसे शब्दों द्वारा, ऐसे कार्यों द्वारा जो निश्चितता पैदा करते, युक्त युक्त निश्चितता कि हाँ वह न्यासी है। ये शब्द लिखने की जरूरत क्या थी कि उसके कार्य, उसके शब्द ऐसे होने चाहिए जो रीजनेबल सर्टेनिटी पैदा करे। उसके लिए एक चीज देखते हैं, ए ट्रस्ट शैल नॉट फेल फॉर वांट ऑफ ए ट्रस्टी। ये सवाल आपसे जे में, पीसीएस जे और एचजीएस दोनों के मेंस में पूछा जाएगा और इसका आंसर है सेक्शन 59। हिंदी में लिख लो, इसे कहते हैं न्यास। न्यासी के अभाव में, न्यासी के अभाव में कोई न्यास असफल नहीं होता। समझ में आया आपके? समझिए, जैसे आप लोग में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बहुत सारे लोगों का नाम याद है। जैसे बेबी किरण एक नाम है, हितेश है, संजिम है, हालांकि आज क्लास में नहीं है, अनंत है, शबाज है, प्रियंका है, मानवी है। आप कोई भी, जितने मैंने नाम मुझे याद आए, आप लोग ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब यू आर दी ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल है, आपका ऑब्जेक्ट भी वैलिड है, लीगल है, बेनिफिशियरीज भी आपके पास है, सारी चीज आपके पास है, और औपचारिकताएं भी आप पूरा कर रहे हैं जो भी सेक्शन 4 से 10 में दी गई है, और आप ट्रस्टी बना रहे हैं मुझको। आपने कहा कि भाई साहब हम आपको ट्रस्टी बनाते हैं।
मैंने मना कर दिया, आई डिनाइड। और जब तक ट्रस्टी नहीं होगा तब तक ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब ट्रस्ट तो फेल कर गया फॉर वांट ऑफ ट्रस्टी। न्यास के न्यासी के सवाल है हमारा, न्यासी के अभाव के कारण कोई न्यास असफल नहीं होगा। मैक्सिम तो ये है, ए ट्रस्ट शैल नॉट फेल फॉर वांट ऑफ ए ट्रस्टी। तो क्या हो ऐसी स्थिति में भाई? या फिर सिचुएशन ये हो कि आपने मुझे ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया और बीच में ही अभी ट्रस्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेरी मृत्यु हो गई, मर गया, ऐसा भी हो सकता है, या कोई और कारण हुआ, या मैंने डिनाई कर दिया, दूसरा कारण, या फिर अदर रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। व्यक्ति इंसान भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, जिंदा भी है, पागल भी है, ना मरा हुआ, ना जिंदा, ना पागल, कोमा में चला गया। और इन रीजन की वजह से वो ट्रस्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, जो एक्ट थे, जो कार्यों से करने थे, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में कौन ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा? क्या ट्रस्ट असफल हो जाएगा? नहीं, ऐसा ट्रस्ट असफल नहीं होगा। यहाँ ड्यूटी है कोर्ट अपॉइंट न्यू ट्रस्टी। और यदि इफ नो अपॉइंटमेंट इज मेड, कोई ट्रस्टी बनने को तैयार ही नहीं है, तब उस सिचुएशन में द कोर्ट एग्जीक्यूट द ट्रस्ट। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में ट्रस्टी का न होना न्यास को विफल नहीं करता है। न्यासी का न होना न्यास को विफल नहीं करेगा। सेक्शन 59 पूछा जा सकता है। 10 सेक्शन आज हमने पढ़े, चैप्टर 8 पे पहुंचते हैं। अध्याय 8 पे आइए, जो लिखता है ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। चलिए पहले 59 पढ़ लेते हैं। अभी हमने जो 59 आपसे डिस्कस किया, 59 खोलिए बेरक में अपने। देखिए लिखता है राइट टू सू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। जहां लिखा हुआ राइट टू सू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 59 पे, वहां लिख लो न्यासी के अभाव में न्यास असफल नहीं होगा। ये सवाल है, ए ट्रस्ट शैल नॉट फेल फॉर वांट ऑफ ट्रस्टी। 59 पे सवाल लिखो और ऐसे याद करना है इसे। ये जो टाइटल है इसे काट दो, छोड़ दो, जो भी मर्जी है, बट जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे याद रखना। न्यासी के अभाव में न्यास विफल नहीं होगा। ए ट्रस्ट शैल नॉट फेल फॉर वांट ऑफ ट्रस्टी। डिस्कस। अब देखिए साहब सेक्शन 59 क्या कहता है। कहता है वेयर नो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड, जहां कोई भी न्यासी नियुक्त न किए गए हो, एक बात, और ऑल द ट्रस्टीज डाई, सारे ट्रस्टी मर गए हो, दिस क्लेम, इनकार कर दें, या उनका उन्मोचन हो जाए, और एनी अदर रीजन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रस्ट बाय द ट्रस्टी इज और बिकम इम्प्रैक्टिकेबल। यह सब जहां की किसी न्यास का निष्पादन न्यासी द्वारा किया जाना किसी अन्य कारण से असाध्य हो जाए, वो कोमा में चला गया, कोरोना हो गया, उसे एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने से हॉस्पिटल में, तब बेनिफिशियरी न्यास को एग्जीक्यूट कराने के लिए वाद दायर कर सकता है, एक बात। और जब तक नए न्यासी की नियुक्ति न हो जाए तब तक उस न्यास का यथासंभव निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अपॉइंट a new trustee, or if not appointment is made, the trust is to be executed by the court. Is that clear or not?
सेक्शन 59। सवाल ये भी आ सकता है, कब बेनिफिशियरीज, कब हिताधिकारी न्यास के निष्पादन के लिए विवाद संचित कर सकते हैं, कि जहां कोई न्यासी नियुक्त ना हो, सभी न्यासी मर जाएं, इंकार कर दें, उन्मोचित हो जाएं, या कोई अन्य कारण से वो निष्पादन करने के लिए योग्य ना हो। तब ऐसी स्थिति में कोर्ट की ड्यूटी बनती है भाई नया ट्रस्टी अपॉइंट करें या फिर उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करें। बहुत सिंपल सी बात। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। खोलिए जरा चैप्टर नंबर 8। 77, 78 और 79 तीन सेक्शन है, इन्हें पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 का मतलब है न्यासों के निर्वापन के संबंध में या न्यास के समाप्त हो जाने के विषय में। निर्वापन यदि कठिन लग रहा हो तो लिख लो न्यास की समाप्ति के विषय में, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। न्यास की समाप्ति कैसे हो जाती है। मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं एलएलबी करते हुए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया अपना मीडियम चेंज करने की। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा तमाम जीवन अपने, हिंदी में आज भी एग्जाम लिखता हूँ। वो चाहे बीएससी रही हो, लोग बीएससी तो इंग्लिश में कर ही लेते हैं, मैंने वहां भी हिंदी में की। हिंदी से बड़ा प्यार करता हूँ। एमएससी भी हिंदी से ही, एलएलबी भी हिंदी से, एलएलएम भी हिंदी से, और 12th में इंग्लिश में रट रुटा के सेंट्रल आइडिया रट लिए, सारा क्वेश्चन आंसर रट लिए, कुछ ग्रामर से सेंटेंस वेंटेंस बना दिए, पासिंग मार्क्स आ गए थे 48। बट पढ़ते समय हमेशा पढ़ता रहा इंग्लिश में, जो भी हेडिंग वेडिंग इंग्लिश में सब। और ऐसा नहीं है लिख नहीं सकता इंग्लिश, बहुत अच्छी जानता हूँ, बिना किसी रुकावट के बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ शानदार। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में, शायद मेरी पकड़, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ हिंदी में। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है आप एग्जाम हिंदी में लिखते हैं, बट हेडिंग वेडिंग या डिगलोट अपना इधर उधर से पढ़ते रहें, क्योंकि आपके यहाँ लैंग्वेज का एक पेपर आता है, वो पेपर ये भाषा है। जैसे आप कानून सीख सकते हो, सब्जेक्ट है। ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट इज ए सब्जेक्ट, इसे आप 1 महीने में, 15 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में सीख सकते हो। मैथमेटिक्स सीख सकते हो, इंग्लिश नहीं सीख सकते 1-2 महीने में, ये लैंग्वेज है। इसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर, जो भी मिले इंग्लिश में वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, भाषा है सीख जाओगे। बोलना शुरू करो तो और बेटर है, बोलना आ जाएगा। छोटा बच्चा शुरू में कोई नहीं सिखाता, अपने आप ही बोलना शुरू कर देता है, कभी तोतला बोलता है उल्टा सीधा, धीरे 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 सही बोलने लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करो, कम से कम टाइटल्स पढ़ लिया, हेडिंग याद रख लिए, शब्दों के धीरे धीरे पता चलेगा। आप जब लैंग्वेज का पेपर लिखोगे आपको समस्या नहीं होगी। वरना समाप्त करने का एंड याद आता रहेगा, एंड मतलब समाप्त होना। अब एंड वर्ड यहाँ यूज हो नहीं सकता, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट यूज होगा, न्यास की समाप्ति, न्यास का निर्वापन। देखिए साहब कैसे समाप्त हो जाता है। सेक्शन नंबर 77 की हम बात कर रहे हैं, 77 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल यहाँ से पूछा जाना चाहिए 100%। 4 तरीके बताए गए हैं। ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड, फर्स्ट लिखता है व्हेन इट्स पर्पस इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, जिस उद्देश्य के लिए न्यास का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य पूरी तरीके से फुलफिल हो गया। इफ द पर्पस इज पार्शियली फुलफिल्ड,
देन ट्रस्ट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। यदि आंशिक रूप से उद्देश्य पूरा हुआ है तब ये समाप्त नहीं होगा। यदि पर्पज पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ट्रस्ट भी समाप्त। तो पर्पज कंप्लीटली फुलफिल्ड। सेकंड लिखता है व्हेन इट्स पर्पज बिकम अनलॉफुल। अब इसके पर्पज की पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि उद्देश्य विधि के विरुद्ध हो गया, ट्रस्ट शून्य हो जाएगा। सेक्शन 4 में पढ़ा आपने, शून्य हो गया मतलब समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके प्रयोजन की पूर्ति न्यास संपत्ति के नाश के कारण या अन्यथा संभव हो जाती है। प्रॉपर्टी समाप्त हो गई जी, बाढ़ में सारी प्रॉपर्टी नष्ट। बैंक दिवालिया, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया जिस चल संपत्ति का ट्रस्ट बनाया था। तो यदि प्रॉपर्टी समाप्त हो गई या कोई अन्य ऐसा रीजन हो गया कि अब उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती, तो भी न्यास समाप्त। और नेक्स्ट लिखता है न्यास प्रतिसंग्रहणीय होते हुए, न्यास किस प्रकृति का है, समाप्त किए जाने वाला है, रिवोकेबल है। जब आपने ट्रस्ट बनाया था उस डीड में लिखा कि ऑथर जब चाहेगा न्यास को समाप्त कर सकेगा, रिवोकेबल नेचर का है तो वहां अभिव्यक्त रूप से उसे समाप्त कर दिया जाता है। 4 तरीके हैं न्यास के समाप्त होने के, एक्सटिंग्विश के। पर्पज इज कंप्लीटेड फुलफिल, पर्पज बिकम्स अनलॉफुल, पर्पज इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और अदरवाइज। और जहां ये रिवोकेबल था वहां रिवोक्ड कर दिया गया एक्सप्रेस तरीके से। इज दैट क्लियर? 4 तरीके आपने पढ़े, यहां से पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल, बिना दिमाग लगाए सवाल बना देगा। पर्पज कंप्लीटली फुलफिल, अनलॉफुल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेशन तो पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, नैराश्य का सिद्धांत। यहाँ पर्पज फ्रस्ट्रेट हो गया और या फिर रिवोक कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, प्रतिसंग्रहित खंडित कर दिया है, खंडन कर दिया। सवाल ये भी उठता है खंडन कैसे हो सकता है, इसके लिए सेक्शन 78 बना दिया, जहां विल के द्वारा वसीयत के माध्यम से न्यास का सृजन किया गया था, वहां जब भी चाहे ऑथर इसका खंडन कर सकता है, दूसरी विल लिख दे, इस विल को कैंसिल कर दे। A trust created by will may be revoked at the pleasure of the trustees. A trust otherwise created can be revoked only, और यदि otherwise किया गया, किसी दूसरी ऐसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी ऐसे दूसरे दस्तावेज से न्यास का निर्माण किया गया है जो दस्तावेज वसीयत नहीं है, तब वो कैसे रिवोक होगा? तो जहां सभी बेनिफिशियरी, हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो, वहां उनकी कंसेंट से, with the consent of beneficiary, all beneficiaries, if they are competent to contract. अगर याद करोगे बहुत आसान है, बार बार रिवाइज करो, याद करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। और दूसरा तरीका क्या है साहब? बाय द पावर, बाय द रिवोकेशन पावर। आपने ट्रस्ट बनाया, ये एग्जांपल हमने लिया था, आपने एक दस्तावेज लिखी जिसके माध्यम से ट्रस्ट बनाएंगे, उस लिखत में आपने लिख लिया कि हम जब भी चाहें, आप ऑथर हैं, हम जब भी चाहें ट्रस्ट को समाप्त कर सकते हैं। आपने ये राइट अपने पास रिजर्व कर लिया लिख के अभिव्यक्त रूप से, तो आप इस पावर का प्रयोग कीजिए, जब चाहो आप ट्रस्ट को समाप्त कीजिए। समझ में आई बात? और लास्ट तरीका है, जहां ट्रस्ट का निर्माण न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए,
where the trust is for the payment of the debts of the author and has not been communicated to the creditors at the pleasure of the author of the trust. ए ने बी सी डी इन्होंने ए को 10 लाख रुपए दिए ऋण क्रेडिट। ए के पास 20 बीघा लैंड है, 20 बीघा एग्रीकल्चर लैंड है, मान लेते हैं कृषि भूमि है। इसने इसका ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टी बना दिया टी को कि भाई इस लैंड से जो भी इनकम होगी, ऑब्जेक्ट है उस इनकम से मेरा ऋण चुकाया जाए। और इतना ट्रस्ट का निर्माण करके ए ने संन्यास ले लिया है, तो साधु हो गया, हर्मिट हो गया, बिकम से साधु। ये देखा भाई मेरी कोई इच्छा नहीं रही, मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ, अब राम का नाम लिया करूंगा, पहाड़ पे जा रहा हूँ, मंदिर में रहूंगा भाई। हाँ एक भार है मेरे ऊपर, मैंने कर्ज ले रखा है बीसीओडी से 10 लाख रुपए, तो मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मैं उसका ट्रस्ट बना देता हूँ। उस 20 बीघे जमीन में से जो इनकम होगी उस इनकम से ऋण चुकाया जाए। इज दैट क्लियर? ये इसका प्लान है। तो इसने ट्रस्ट का निर्माण किया और अभी ट्रस्ट की सूचना इन्हें नहीं है, बी सी और डी को, तो ए जब चाहे इसे रिवोक कर सकता है, इसका प्लेजर है, इसका प्रसाद है। तो साहब 3 तरीकों से रिवोक हो सकता है। 4 तरीके आपने सेक्शन 77 में पढ़े। न्यास कैसे समाप्त होगा, पर्पज कंप्लीटली फुलफिल, पर्पज अनलॉफुल हो गया, पर्पज फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि न्यास की संपत्ति नष्ट होगी अदरवाइज, और चौथा तरीका आपने पढ़ा कि साहब न्यास रिवोकेबल था और उसे एक्सप्रेसली रिवोक कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। रिवोक कैसे किया जाएगा, जहां वसीयत के माध्यम से है वहां ट्रस्टेटर से, वहां वसीयत करने वाला इसे जब चाहे तब समाप्त कर सकता है, क्योंकि वसीयत तो मरने के बाद लागू होती है। और अन्यथा स्थिति में 3 तरीके बताए गए हैं, जहां ऋणों के लिए था वहां कभी भी, जहां उसने रिवोक करने की पावर रिजर्व कर रखी है वहां उसका यूज करके, और जहां सभी बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है वहां उनकी सहमति से रिवोक किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? बस एक चीज और, 79 ये बताता है कि साहब आपने ट्रस्ट बनाया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भानु प्रताप सिंह क्रिएट ए ट्रस्ट, and Hitesh is appointed a trustee. इन्होंने एक लिखत लिखी, इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में पावर रिजर्व कर ली टू रिवोक द ट्रस्ट। भानु प्रताप सिंह ने पावर अपने पास रख ली कि जब मैं चाहूं ट्रस्ट को समाप्त कर सकता हूं, खंडित कर सकता हूं। 1 जनवरी 2019 को ट्रस्ट का निर्माण किया गया, ट्रस्टी भी उसी दिन अपॉइंट हुआ, सब चीज उसी दिन हुई। आज तारीख हो गई 24 है, 24 अगस्त 2020। इस डेट से इस डेट के बीच जो कार्य हितेश ने किए होंगे ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, उन कार्यों को विफल करने के लिए रिवोक नहीं किया जा सकता ट्रस्ट को। ये बात 79 बताती है। कोई भी न्यास न्यासकर्ता द्वारा ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता कि न्यास के निष्पादन में
जो बातें ट्रस्टी द्वारा सम्यक रूप से की गई हो वे विफल हो जाएं या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी कि जो कार्य पहले किया जा चुका है उन्हें समाप्त करने के लिए, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए ट्रस्ट को विफल नहीं किया जा सकता। तो चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा ट्रस्ट कैसे समाप्त होगा, जिनमें से एक तरीका है ट्रस्ट का खंडन करके, रिवोकेशन करके। रिवोकेशन कैसे होगा? दो तरीके हैं, बाई विल है तो प्लेजर पे डिपेंड करता है, अदरवाइज है तो दूसरा तरीका है। तीन तरीके वहां दिए हुए हैं। सभी बेनिफिशियरी जहां संविदा करने के लिए सक्षम है उनकी सहमति से। ऋणों को चुकाने के लिए था, वहां यदि ऋणदाताओं को सूचना नहीं है तो जब चाहे वो तब, और जहां उसने पावर रिजर्व कर रखी है उस पावर का प्रयोग करके। और ऐसे रिवोक नहीं कर सकते 79 ने बताया जिससे न्यासी द्वारा किए गए पूर्ण कार्यों पर, पहले वाले कार्यों पर प्रभाव पड़ता हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जब वो विफल होते हो। कुछ थोड़े मोटे सेक्शंस और देखने हैं, लगभग आपके सब सवाल यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना मांझ के पढ़िए इसे, जो भी कुछ बचता है कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।